हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर अप करने वाले हैं जो कि हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम्स में रिपीटेटिव आते हैं। तो सबसे पहले आते हैं बेसिक क्वेश्चन पे, व्हाई इज़ प्रोजेक्ट प्लानिंग सो इम्पॉर्टेंट इन प्रेजेंट सिनेरियो। मतलब अगर हम आज की ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे प्रोजेक्ट प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले अगर हम प्रोजेक्ट को समझेंगे, ठीक है, कि प्रोजेक्ट क्या होता है, उसके बाद अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है तो आपको उसको प्लान आउट करने की ज़रूरत होती है। मान लीजिए आपकी कोई आईटी कंपनी है और एज एन आईटी कंपनी आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है, आपको कोई वेब डेवलप करनी है, आपको कोई ऐप डेवलप करनी है या फिर कुछ भी आपको डेवलप करके देना है, तो सबसे पहले आप उसकी प्लानिंग करेंगे। तो सबसे पहले प्लानिंग में स्टेप कौन सी आती है, जहाँ पर आप अपने रिसोर्सेज को गैदर करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप TCS के पास कोई नया क्लाइंट आया है, उस नए क्लाइंट ने आपको ऐप डेवलप करने के लिए बोला है। ऐप डेवलपमेंट के लिए क्या आपके पास सिटिंग कैपेसिटी ऑलरेडी है। जैसे कि अगर हम TCS का देखें तो TCS के पास ऑलरेडी बल्क रहता है, उनके पास एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द क्लाइंट्स। तो उनके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज अवेलेबल है, उनको नए रिसोर्स जाके कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उन्हीं रिसोर्स में से किसी एक को वो अलॉट कर देंगे वो प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर आएगा। प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी टीम बनाएगा, टीम में अलग अलग लोग अलग अलग काम करेंगे। सबसे पहले टीम बिल्डिंग करेंगे। टीम बिल्डिंग के बाद उन सबको अपने अपने टास्क दिए जाएंगे। एक अल्टीमेट टास्क होगा कि आपको बाय द एंड ऑफ दिस प्रोजेक्ट आपको क्या कंप्लीट करके देना है, और वो डेली बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं कि आपको डेली कितना काम करना है, डेली क्या काम करना है, और एट द एंड ऑफ द डे आपको वो रिपोर्ट करना पड़ेगा अपने मैनेजर को कि आज हमने ये काम किया है, या फिर ये हम वीकली कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यूसली मीटिंग्स होंगी, इनके ऊपर फॉलोअप्स लिए जाएंगे। उन फॉलोअप्स के बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपकी प्रोजेक्ट की पेस किस तरीके से चल रही है और क्या प्रोजेक्ट सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। तो आपको ये सब प्लान आउट करना पड़ेगा एट द वेरी बिगनिंग कि आपको इस प्रोजेक्ट के लिए कितना रिसोर्सेज की अवेलेबल है, आपको कितने एम्प्लॉयज़ लेंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, कितना टाइम लगेगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, और कितना आपको कितने कैपिटल स्पेंड करने की ज़रूरत पड़ सकती है इस प्रोजेक्ट में। अल्टीमेटली जब आपका प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, जब आप कंक्लूड करोगे अपने प्रोजेक्ट को, तो उसको आपको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप इन टीम बिल्डिंग के साथ उसी टास्क को कंप्लीट करोगे और इस प्रोजेक्ट को आप एनालाइज करोगे कि आपने अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है नहीं। उसके बाद आप वो अपने क्लाइंट को हैंड ओवर करोगे। सो जो आपकी पूरी प्रोसेस आ रही है इसके बीच में, जब आपको प्रोजेक्ट मिला और आपने जब प्रोजेक्ट डिलीवर किया, तो इस पूरे प्रोसेस में आपको स्टेप बाय स्टेप अलग अलग प्रोसेसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा। बट एट द वेरी बिगिनिंग आपको ये सब कुछ प्लान आउट करना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को बोलते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग। अब इसके इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों है, आज इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट क्यों आ रही है? बिकॉज जब हम प्रोजेक्ट को बनाते हैं, जब हम किसी प्रोजेक्ट को लेते हैं, तो अभी हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। चाहे हम कैपिटल की बात करें, चाहे हम टाइम की बात करें, चाहे हम दूसरे रिसोर्सेज की बात करें, एज अ कंपनी, एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज रहते हैं। तो उन रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज करना है आपको, और एट द एंड आपने प्रोजेक्ट लिया क्यों था? ताकि आपकी कंपनी उससे प्रॉफिट अर्न कर पाए। अगर आप अपने रिसोर्सेज ज़्यादा स्पेंड कर दोगे तो ऑब्वियसली आपका जो प्रॉफिट मार्जिन आपका मिलने वाला है, वो प्रॉफिट मार्जिन आपका कम हो जाएगा। सो आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा से ज़्यादा रहे, इसके लिए आपको प्रोजेक्ट प्लानिंग करनी रहती है। अगेन अगर आपने मान लीजिए अपने क्लाइंट को बोला था कि मैं आपको प्रोजेक्ट 1 साल बाद कंप्लीट करके दे दूंगा, विथ एवरी स्मॉल डिटेल्स कवर करके मैं 1 साल में कवर करके दे दूंगा, बट क्योंकि मेरी प्रोजेक्ट की प्लानिंग अच्छी तरीके से नहीं थी तो मुझे 1 साल से ज़्यादा लग गया। तो अब मेरे क्लाइंट को ये चीज़ बुरी लग जाएगी। अब नेक्स्ट टाइम अगर उसको कोई प्रोजेक्ट देना होगा तो शायद वो मेरे को प्रोजेक्ट ना दे, बिकॉज यहाँ पे मैंने प्लानिंग अच्छे तरीके से नहीं करी थी और मेरी जो डेडलाइन है वो 1 साल थी, बट 1 साल से शिफ्ट करके मैंने उसे 2-3 महीना एक्सटेंड करके दे दिया है। तो ये एक प्रॉब्लम आ सकती है एज एन ऑर्गेनाइजेशन। सो इसी तरीके से आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है प्रोजेक्ट प्लानिंग की। सो आपको पहले समझाना है कि प्रोजेक्ट प्लानिंग होती क्या है। उसके बाद आप एक पाई चार्ट बना सकते हैं जिसके थ्रू आप उसके हेड्स लिख सकते हैं, और फिर आप एक एक हेड्स को इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे दैट व्हाट डज प्रोजेक्ट प्लानिंग helps to you as an organization या फिर as a project manager. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन जनरेशन एंड स्क्रीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट आइडियाज़। जब आपके पास कोई प्रोजेक्ट आइडिया आता है तो सबसे पहले आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन में कि प्रोजेक्ट आइडिया होता क्या है। जैसे कि हमने रिसर्च प्रॉब्लम में देखा था कि किसी भी अगर आपके पास कोई नया प्रोडक्ट बनाना है तो आपके लिए एक रिसर्च प्रॉब्लम हो सकती है। उसी तरीके से आपको किसी इनोवेशन की तरफ काम करना है तो आपका प्रोजेक्ट का आइडिया हो सकता है, चाहे वो आपको दूसरी कंपनी से मिले या फिर आपकी कंपनी के लिए खुद के लिए भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम टाटा की बात करें तो टाटा ने अभी नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, दैट इज टाटा न्यू। तो टाटा न्यू उनके लिए क्या है, एक प्रोजेक्ट आइडिया था।
ऑब्वियसली जब वो मार्केट में नहीं आया तब तक वो बहुत सारी स्क्रीनिंग प्रोसेस में गया होगा। तो जो इनिशियल होगा वो था प्रोजेक्ट आइडिया। अब प्रोजेक्ट आइडिया में है ना 2 स्टेप्स होती हैं, एक होती है जनरेशन की स्टेप और एक होती है स्क्रीनिंग की स्टेप। जनरेशन की स्टेप वो होती है जब आप किसी प्रोजेक्ट आइडिया को बनाते हो, जब वो कोई प्रोजेक्ट आइडिया इजाद होता है, इनोवेट होता है, तब हम उसको बोलते हैं जनरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आइडिया। फॉर एग्जाम्पल, क्या 2 साल पहले कोई कोरोना की वैक्सीन थी? क्या कोविशील्ड थी? क्या कोवैक्सीन थी? ऑब्वियसली नहीं। तो एक प्रॉब्लम आई इंडिया में, दैट इज कोरोना वायरस आया। कोरोना वायरस आने के बाद बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ी। तो वो ज़रूरत जब पड़ी तो साइंटिस्ट ने, इंजीनियर्स ने इनोवेट करना स्टार्ट किया और उसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट करी कि हमें एक वैक्सीन बनानी है। तो जो आज हमें कोवैक्सीन, कोविशील्ड मिली हैं, वो क्यों मिली है? बिकॉज एक प्रोजेक्ट आइडिया जनरेट हुआ था उनके माइंड में, क्या एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये चीज़ बनाई जा सकती है। दैट इज प्रोजेक्ट जनरेशन। नेक्स्ट इज स्क्रीनिंग। अब ऐसा तो नहीं है कि जो अगर हम पर्टिकुलरली एक कंपनी की बात करें, जैसे हम डॉक्टर रेड्डी की बात करें, तो डॉक्टर रेड्डी को क्या सिर्फ कोविशील्ड का ध्यान में आया था कि हम सिर्फ कोविशील्ड बना सकते हैं? क्या उनके मन में और वैक्सीन्स का ध्यान में नहीं आया होगा? क्या और मेडिसिन का ध्यान में नहीं आया होगा? या कोई और इक्विपमेंट्स का ध्यान में नहीं आया होगा? ऑब्वियसली बहुत सारे आइडियाज़ आए होंगे। जब उन्होंने आइडिया जनरेशन स्टार्ट हुआ तो सिर्फ एक आइडिया जनरेट नहीं होगा, मल्टीपल आइडियाज़ जनरेट होंगे, मल्टीपल तरीकों से उनको अकम्प्लिश किया जा सकता है, वो आइडियाज़ भी जनरेट होंगे। कि हमें वैक्सीन बनानी है, बट वैक्सीन भी अलग अलग तरीके से बनती है, तो हमें किस तरीके से वैक्सीन बनानी है उसको स्क्रीन आउट करना। बहुत सारे आपके पास ऑप्शन हैं, आपके पास 10 ऑप्शन अवेलेबल हैं, बट आप 10 के 10 ऑप्शन नहीं बना सकते हो, बट बिकॉज दैट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम एंड योर रिसोर्सेज अवेलेबल। तो इतने सारे आपको अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करना है, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो आप पहले ही इनिशियली आप स्क्रीनिंग कर लेंगे और स्क्रीनिंग करने के बाद आप समझेंगे 10 में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। आप बेस्ट ऑप्शन को स्क्रीन आउट करोगे और फिर उसके ऊपर आप रिसर्च करना स्टार्ट करोगे। तो दिस इज जनरेशन एंड स्क्रीनिंग प्रोसेस। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये हमने मार्केटिंग में भी पढ़ा है और एचआरएम में आपने पढ़ा होगा कि अलग अलग तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। सो हम यहाँ पे प्रोजेक्ट के बेसिस पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें टाटा की, तो टाटा के पास टाटा एलेक्सी है, टाटा मोटर है, टाटा केमिकल्स है, टाइटन्स हैं। इसी तरीके से अभी उनका टाटा न्यू भी आ गया है और एन नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, टीसीएस भी उनके पास। तो बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं उनके पास, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, बेस्ड ऑन देयर किस फील्ड में वो लोग काम करते हैं, किस इंडस्ट्री में काम करते हैं। उसके बाद फिर उनके पास सब क्लासिफिकेशंस भी हैं। जैसे कि अगर हम टीसीएस की बात करें और टाटा एलेक्सी की बात करें, दोनों ही टाटा के प्रोडक्ट हैं, दोनों ही टेक्नोलॉजी रिलेटेड हैं, बट दोनों काम अलग अलग करते हैं। टीसीएस जो है टाटा एलेक्सी जो है वो एआई की तरफ ज़्यादा काम करता है और जो टीसीएस है वो आईटी और सीएस की तरफ ज़्यादा काम करता है। सो बेसिकली यहाँ पे एक ही इंडस्ट्री है, बट इंडस्ट्री में ही 2 अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, 2 अलग प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग काम है। अगर हम टीसीएस के अंदर भी जाएँ तो टीसीएस में ही बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे बेस्ड ऑन डेटा इंजीनियरिंग का अलग डिपार्टमेंट होगा और इसी तरीके से मतलब बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स होंगे उनके पास और प्रोजेक्ट बेसिस पे उनके पास डिविजन्स होंगे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के। तो यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस कैसे बन सकते हैं? बेस्ड ऑन मार्केटिंग बना सकते हैं कि बहुत सारे आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं, बस प्रोजेक्ट का जो मार्केटिंग हेड है वो मार्केटिंग हेड सेम है, उनका जो फाइनेंशियल हेड है वो फाइनेंशियल हेड से सेम हो सकता है, उनका जो एचआर मैनेजर है, एचआर हेड है वो सेम है, उनका ऑब्वियसली सीईओ सेम होगा, सीओओ सेम होगा। बट एट द सेम टाइम अगर आपके पास बहुत बड़ा पोर्टफोलियो आपके पास प्रोजेक्ट्स का, तो आप क्या करोगे? मार्केटिंग हेड भी अलग अलग रखोगे। हर एक प्रोजेक्ट का अलग मार्केटिंग हेड होगा, अलग फाइनेंशियल हेड होगा। सिमिलरली आप एक मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन भी बना सकते हो, जो कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज होता है। अगर आपने उसकी मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो देखी होगी तो आपने देखा होगा कि एक मैट्रिक्स फॉर्म हो जाता है। मैट्रिक्स में बहुत अच्छे तरीके से आप अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हो एज एन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब मैं हर एक क्वेश्चन में मैंने रिसोर्सेज टर्म को अगेन एंड अगेन यूज़ किया है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि रिसोर्सेज होते क्या हैं। उसके बाद आते हैं हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पे। जैसे कि एक हो सकता है ह्यूमन रिसोर्स, जो आपकी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं। चाहे आपके पास पैसा हो, चाहे आपके पास लैंड हो, चाहे आपके पास मशीनरी हो, क्या वो सब आपको प्रोडक्ट बना के दे देंगे? ऑब्वियसली नहीं। आपके पास ये सारे रिसोर्सेज होंगे, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स आके उन जगह पे काम करेगा, उस मनी को यूटिलाइज करेगा, मशीन को यूटिलाइज करेगा, टूल्स एंड टेक्निक्स को यूटिलाइज करेगा, उसके बाद वो आपको एक फिनिश प्रोडक्ट बना के देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो बनता है दैट इज ह्यूमन रिसोर्स। इसके बाद आपके आ सकता है लैंड इज वन फॉर्म ऑफ योर रिसोर्स, कैपिटल इज वन फॉर्म ऑफ रिसोर्स। अगेन अगर आपको कोई भी चीज़ खरीदनी है
आपको लैंड खरीदना है तो आपको कैपिटल की ज़रूरत है, आपको ह्यूमन रिसोर्स, आपको एम्प्लॉयज़ हायर करने तो भी आपको कैपिटल की ज़रूरत है, आपको मशीनरी, रॉ मटेरियल्स, टूल्स खरीदने हैं तो उसके लिए आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो कैपिटल आप कहाँ से रिसोर्स एलोकेशन कर सकते हो, दैट ऑल्सो यू विल एक्सप्लेन इन दैट पॉइंट। अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज और फिर वो रिसोर्स आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं और उन रिसोर्सेज को आप एलोकेट कहाँ से करोगे। नेक्स्ट इज व्हाट आर द रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अगर कोई भी कंपनी है, कंपनी का कोई प्रोजेक्ट आता है तो सबसे पहले वो हायर करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, उनको ऑब्वियसली अगर मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, कंपनी का सीईओ है, तो कंपनी का सीईओ हर एक प्रोजेक्ट को इंडिविजुअली नहीं देख सकता है, तो इंडिविजुअली हायर करता है प्रोजेक्ट मैनेजर। जो एक प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकता है वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट देखे या फिर मल्टीपल प्रोजेक्ट देख सकता है एक साथ। फॉर एग्जाम्पल 5 प्रोजेक्ट एक साथ देखेगा, 10 क्लाइंट को एक साथ हैंडल कर सकता है। तो यहाँ पे मान लीजिए आप कैसे का हेड है प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर का काम क्या हो सकता है कि सबसे पहले तो अपनी टीम बिल्डिंग करें, बिकॉज वो अकेला मिलकर काम नहीं करने वाला है। वही डेवलपर हायर करेगा, एक मार्केटिंग हेड हायर कर सकता है, एक सेल्स में हायर कर सकता है, एक फाइनेंशियल में हायर कर सकता है, एक मार्केटिंग में हायर कर सकता है। तो सो ऑन अलग अलग डिपार्टमेंट से वो हायरिंग करेगा। एक आईटी से में ऑब्वियसली एक आईटी का पर्सन भी इंपॉर्टेंट होगा। सो रिसोर्स एलोकेशन करने उसको पैसों की ज़रूरत है, वहाँ पे उसको टूल्स एंड टेक्निक्स की ज़रूरत है, उसको मशीनरी की ज़रूरत है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का एक इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि वो रिसोर्स को एलोकेट करे, अलग अलग रिसोर्सेज को एलोकेट करे। उसके बाद टीम बिल्डिंग करे, उन सबको मिला के एक टीम बनाए। उसके बाद उन सबको बताए कि प्रोजेक्ट क्या है। उसके बाद प्रोजेक्ट को लेकर ब्रीफिंग दे कि आपके पास टाइम पीरियड क्या है, आपके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आपके डेली के टास्क क्या हैं। तो डेली के टास्क को देना और उनको एट द एंड ऑफ द डे चेक करना, ये भी प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है। क्लाइंट के साथ डील करना या फिर आउटर रिसोर्सेज जितने भी हैं, मान लीजिए आप कंपनी के बाहर आप गवर्नमेंट के साथ आपको परमिशंस लेनी है तो वो भी प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है। आपको अपने कॉम्पिटिटर के साथ भी मैच करना है कि आपका कॉम्पिटिटर क्या काम कर रहा है, वो भी आपको देखना है। आप काम किससे लेकर आ रहे हो, आपका जो क्लाइंट है वो क्लाइंट कहाँ से आ रहा है, दैट इज ऑल्सो योर कंसर्न। एंड मेकिंग द कस्टमर रिलेशनशिप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, इट इज योर ड्यूटी टू मेंटेन रिलेशनशिप with your client, with your customer. So this is the these are the main roles and functions of project manager. Next, coming on to the last question, that is explain project team life cycle. ठीक है, प्रोजेक्ट जब आपके पास कंपनी में कोई प्रोजेक्ट आएगा तो उसकी एक प्रॉपर लाइफ साइकिल होती है। तो आपको पहले लाइफ साइकिल का मतलब बताना है, उसका स्टेजेस बतानी है। यहाँ पे बेसिकली 5 स्टेजेस होती हैं: फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजर्निंग। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, आपको सबसे पहली स्टेप क्या है, फॉर्मिंग। जहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट मिला है, आपकी प्रोजेक्ट के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर असाइन हो गया है। प्रोजेक्ट मैनेजर सबसे पहले अपनी एक टीम बिल्डअप करता है, उसको किन किन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, किन किन डिपार्टमेंट की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग वो हायर करता है। फॉर एग्जांपल अगर उसे एक महीने में एक ऐप बनाना है तो उसके लिए वो ज़्यादा ITs को एम्प्लॉय करेगा, ज़्यादा ITs को अपनी टीम में लेगा। बट अगर उसके पास टाइम ड्यूरेशन लंबा है तो वो हो सकता है एक ही ले या 2 ही ले, एज पर द नीड। उसके बाद आता है स्टॉर्मिंग प्रोसेस। सबसे पहले अगर आपने क्या किया था, अपनी एक टीम बनाई थी, बट क्या वो टीम एक दूसरे को जानती है? ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज दे मस्ट बी न्यू टू ईच अदर। सो वो क्या करेगा, नेक्स्ट प्रोसेस विल बी स्टॉर्मिंग, जहाँ पे वो अपने प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करेगा। इंट्रोड्यूस करने के बाद उनको ब्रीफ देगा कि आपके इंडिविजुअल टास्क क्या हैं। उसके बाद आएगी नॉर्मिंग स्टेज। नॉर्मिंग में हो सकता है कि टीम में ही बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स क्रिएट हो रहे होंगे, तो उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए, टीम बिल्डिंग के लिए, टीम बॉन्डिंग के लिए नॉर्मिंग स्टेज होती है, जहाँ पे कुछ ग्रुप एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं जिसके थ्रू टीम बिल्डिंग बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। बिकॉज जब एक टीम एक प्रोजेक्ट के लिए एक डायरेक्शन में काम करेगी, सो दैट विल बी मोर बेनिफिट फॉर योर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट इज परफॉर्मिंग स्टेज। अब जब टीम बिल्डिंग प्रॉपर हो चुकी है, उन्हें सबको अपना काम पता है, सबको एक दूसरे के साथ किस तरीके से कोऑर्डिनेट करना है, जब बहुत अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेशन हो चुका है, तब वो अपना टास्क को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे। एंड द प्रोजेक्ट मैनेजर विल एनालाइज इट ऑन डेली बेसिस। एंड लास्टली एडजर्निंग, जब उनका काम पूरा खत्म हो जाएगा, जब वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे, देन द टाइम विल कम फॉर द एडजर्न। उनकी टीम को सेपरेट होने का टाइम आ जाएगा। हो सकता है कि कोई नया प्रोजेक्ट आ जाए तो फिर वो वापस से स्टार्ट करें, लेकिन उस टाइम पे उनको फॉर्मिंग और स्टॉर्मिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। दे विल डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम नॉर्मिंग, उनको बीच की स्टेप्स को एक्सक्लूड कर देंगे। बट इफ द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड एंड देयर इज नो न्यू प्रोजेक्ट, तो फिर आपको एडजर्न करना पड़ेगा, यू विल गो बैक टू योर प्लेसेस। सो दिस वाज द ब्रीफ अबाउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसके हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।